तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे बीजेपी से, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, पदम वर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुधा जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह पूरी रणनीति को लेकर हमलावर होती हैं, लेकिन उसके बाद पूरा हमला धराशायी हो जाता है, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। जी त्रिशूल जी, कल आपने एक न्यूज चैनल को देखा होगा जो राहुल जी के पीछे मिस्टर राहुल कहते हुए दौड़ रहे थे, और वो पत्रकारिता में कैसे किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कैसे किसी से बात की जाती है, उस पत्रकारिता की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे। तो आजकल त्रिशूल जी जो एक बन गया है छद्म रूप से कि प्रश्न को इतना नकारात्मक कर दिया जाए कि सामने वाले की छवि वैसे ही गढ़ी हो। तो यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि जब कोई 2 से तिहाई का आंकड़ा पार कर सकता है, इसका मतलब संभावनाएं हर एक पार्टी के साथ पूरी तरह से होती है। जनता किस तरह से उनसे जुड़ रही है, बात इसकी होती है। कोई भी पार्टी पुस्तैनी रूप से लेके नहीं आती है। जनता के साथ जिसका जुड़ाव होता है वो चुनाव जीतता है, और सिर्फ चुनाव जीतना ही अगर मार्क होता तो 100% हम वोटों की बात करते, कितनी वोटिंग हुई। आप देखते हो वोटिंग का प्रतिशत काउंट करते हो कि कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, कितने लोग जुड़े, को लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं। क्योंकि अपने यहाँ नोटा का कोई ऐसा नहीं है कि नोटा अगर लोग डालते हैं तो उसका क्या कैसे इस्तेमाल होगा, इसका कोई नियम नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रतिशत निकालते हो, तो उस प्रतिशत में आप देखते हो कि जनता बटी हुई है। मतलब हम जिस बहुमत की बात करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो पूरे भारतीय जनमानस की बात को द्योतित नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी, किसी व्यक्ति के आगे सफल होने या उसकी स्वीकार्यता की बात कौन तय करेगा, ये हम में से कोई नहीं जानता है। और चूंकि ये जो प्रश्न नए उठ रहे हैं, ये राहुल जी की जो स्वीकार्यता बढ़ रही है लोगों के बीच में, उसका जो भय है, वो नए प्रश्न गढ़ रहे हैं। और झूठ के विकल्प के साथ जो उनके उस जो स्वीकार्यता है, उसको दूर करने के लिए नए प्रश्न गढ़े जा रहे हैं। बिजी नहीं है राहुल जी, बिजी नहीं है राहुल जी, जमीन पे लोगों के साथ हैं। तो बिजी कह के उस बात के जो अर्थवत्ता है उसको कम करना, मैं इसको सही नहीं मानती। राहुल जी सोचिए, कोई एक नेता हर दिन पिछले 28, 29, 30 दिनों से हर दिन 20-25 किलोमीटर चलना, आप सोच भी नहीं सकते, हम आप नहीं सोच सकते हैं। इसमें जो मानसिक दक्षता है, एक दृढ़ मानसिक शक्ति है कि मैं जो सोचा हूं मैं वो करूंगा। तो ये बिजी होना नहीं है, ये जनता के उन चीजों को समझना, जनता से जुड़ने का एक पहल है जो राहुल जी कर रहे हैं। तो राहुल जी बिजी नहीं है, राहुल जी यात्रा पे हैं, जनता के लिए, जनता के साथ, जनता से जुड़ाव के लिए। दूसरी बात आपने पूछी प्रियंका जी की। अगर मैं बात करूं, हमारे जो इस समय वर्तमान काल के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, अगर हम उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो आप भी जानते हैं कि 2002 में उन्होंने विधायक का चुनाव जीता था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे, तब वो 51-52 साल के थे, है ना। तो वो एक जो आदमी जब अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसके संघर्ष का एक अपना उतार चढ़ाव होता है, उसको हम कभी भी किसी से कंपेयर करके कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करने पे आएंगे तो 2002 में हमारे राहुल गांधी जी सांसद बन जाते हैं, और उस समय नरेंद्र मोदी जी विधायक थे। तो यहाँ पे कंपेयर किसी का किसी से नहीं है। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। तो यहाँ पे किसी एक का दूसरे से हम गढ़ नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति अपने विकास को देखता है, आगे बढ़ता है। तो कभी किसी व्यक्ति की तुलना, जीवित लोगों की तुलना इस तरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी विकास यात्रा होती है। प्रियंका जी जिस नेतृत्व से पूरे संगठन को संभाल रही हैं, और आप सोचिए कि पूरे बाकी जो दल थे, वो हमारे जो संकल्प पत्र की बात थी, वो उन्हें शामिल करना पड़ा अपने घोषणा पत्र में। चुनाव के समय में सारी बातें उनको लानी पड़ी। जो हम बातें कर रहे थे, जिसपे वो उपहास में आ गए थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, उसी 40% की वो बात करने लगे। उन्हें वो डालना पड़ा, उनको बात करनी पड़ी। भले वो नहीं कर पाए, लेकिन उनको उस दावे में आना पड़ा। हमने करके दिखाया। हमने 40% महिला को उम्मीदवारी दी, हमने करके दिखाया, बिना इस डर के कि चुनाव में क्या परिणाम होगा। हमने जो कहा हमने वो करके दिखाया। लेकिन बाकी दलों को इसको करने का भी ठीक है। एक बार क्रम पूरा करते हैं, फिर मैं आऊंगा आप पास। शबनम जी, क्या लगता है कि इस तरह की बातें आप सुनते होंगे कि अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो आपको तो लगता होगा कि अब तो लड़ाई और आसान हो गई है,
कि अब लड़ाई रही नहीं है, अब तो क्या ही लड़ना, और आप तो फिर यही पुराना आंकड़ा लेके उत्तर प्रदेश का घूम लेंगे, उत्तर गुजरात और हिमाचल में। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती समझती है और धरातल से लेके अपने पन्ना प्रमुख से लेके अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को पूरी तरीके से जमीन पर उतारती है, और तमाम नेता और मंत्री बड़े बड़े देश के अन्य राज्यों के जोर शोर से चुनाव में लड़ते हैं, क्योंकि हम हर चुनाव को चुनौती समझते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारत की जनता की अस्मिता और गौरव को बेहतर तरीके से समझती है और उसे सजोने का काम करती है, और जनता के नब्ज को समझते हुए, जनता की समस्याओं को समझते हुए उसे कहीं ना कहीं समाधान उसका करने पर विश्वास करती है, न कि बातों को करने में कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन किस प्रदेश में देंगे? जो हमारा हारा हुआ प्रदेश है, जिस प्रदेश को छोड़ के राहुल गांधी भी भाग खड़े होते हैं, वहां महिलाओं को हम ये लॉलीपॉप देते हैं। पर हम 40% महिलाओं को, शबनम जी, महिलाओं का आरक्षण लॉलीपॉप है। हमने महिला सशक्तिकरण का कार्य किया, उसे धरातल पर उतारा, और उत्तर प्रदेश में इस बात को हर महिला, हर जनता उत्तर प्रदेश की जानती है। और देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो एक भी महिला कांग्रेस पार्टी ना छत्रक में न प्रदेश अध्यक्ष में बनाती है अध्यक्ष, क्योंकि तब प्रियंका जी को महिलाएं नहीं याद आती, हारने के लिए महिलाएं याद आती हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बगैर किसी पार्टी को देखे हुए 33% आरक्षण महिलाओं को लगातार दिया है संगठन में, और हर एक पद पर सुशोभित करती है महिलाओं को। उसमें जो आरक्षण है उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होती। अब दूसरी बात है, पदयात्रा की बात आप कर रहे थे। पदयात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में तमाम ऐसे बड़े नेताओं ने लिया, और निश्चित तौर पे पदयात्रा की सफलता भी उन्हें मिली। लेकिन अगर राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2016 में राहुल गांधी जी का एक पदयात्रा थी, बुंदेलखंड की पदयात्रा, जो वो दिल्ली से बुंदेलखंड गए थे, जिसमें उन्होंने खाट सभा भी किया था। और आप सभी लोग जानते हैं, राहुल गांधी जी को बुरी तरीके से हार हुई, खाट तक उठाकर लोग उधर से चले गए। तो देखिए, पदयात्रा करिए, सभा करिए, चुनाव के दौरान आप जगह जगह भाषण करिए, भीड़ बहुत इकट्ठा होता है, पर भीड़ से हम ये आकलन नहीं कर सकते कि वो नेता उस भीड़ के करीब है कि नहीं, क्योंकि वो नेता आज भी राजघराने वाले घमंड में अगर रहे तो निश्चित तौर पे जनता से दूर रहेगा, क्योंकि नहीं, सत्ता में रहते कभी उन्होंने भारत की जमीन भी नहीं देखी थी। बच्चे भाग रहे हैं उनके संग, बच्चे भाग रहे हैं उनके संग, लोग मिल रहे हैं उनसे, और वो भी, और वो अपनी माँ के जूते के फीते बांध रहे हैं। इससे ज्यादा संवेदनशील माँ के जूते के साथ है, ये तो सभी ने देखा। ये तो हम सभी जानते हैं कि वो माँ के साथ हमेशा होते हैं, चाहे दिल्ली तो कौन बेटा अपनी माँ के साथ नहीं होगा? कौन बेटा अपनी माँ के साथ, कौन बेटा अपनी माँ के साथ नहीं करना चाहिए? नहीं, आपने कहा सुधा जी आप विद्वान है, आप विद्वान है। नहीं आप किस, तो एक छोटे नहीं का भी माँ बेटा, हाँ, आपने कहा कि उस पर टिप्पणी करने की नहीं, किस बेटे को अपनी माँ के साथ नहीं होना चाहिए? भाई मैं कह रहा हूँ, किस बेटे को अपनी माँ के साथ नहीं होना चाहिए? उस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रही, वो तो आपने शुरू किया। नहीं, वो हर एक बेटे को अपनी माँ के साथ ही होना चाहिए। गरीब भी करता है और एक अमीर भी करता है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे जो बीच में एक सवाल कर रहा हूँ, कौन ऐसा बेटा है जिसे अपनी माँ के साथ नहीं होना चाहिए, और माँ के साथ बेटे को क्यों होना चाहिए? मैं तो कह ही रही हूँ। हाँ, इसमें मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने उनके पदयात्रा पे टिप्पणी की। आपने माँ और बेटे का, सबने देखा माँ और बेटे को, उसकी टिप्पणी करने की किसी को जरूरत है? वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो उनका राजनीतिक जीवन नहीं हुआ माँ और बेटे का। वो किसी भी, अगर आज हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आम नागरिक हो, माँ और बेटे के साथ है, वो उनका व्यक्तिगत जिंदगी है, और उस व्यक्तिगत जिंदगी को हम राजनीतिक जिंदगी से कभी नहीं जोड़ सकते। हाँ, जो परिवारवादी पार्टी है उसमें बिल्कुल दिन भर जो कैमरा घर में जाता है और फोटो चलती है, उसकी बात क्या बात कर रही है? क्योंकि वो
कोई माँ के कंधे से राजनीति कर रहा, कोई बेटे के कंधे से कर रहा, उनकी बात अलग है। लेकिन इतना जरूर मानती हूँ कि अगर पदयात्रा करते समय भी जनता, एक पदयात्रा में उन्होंने जनता की नब्ज नहीं समझी और दूसरे में भी अगर भीड़ देख के वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि उन्हें जनता को समझना था। सत्ता में रह के, आज विपक्ष में रह के अगर वो जनता को समझने निकले और समझ जाए, वो आशा नहीं है हमें, लेकिन समझ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज त्रिशूल जी। चलिए जी, सुधा जी। जी त्रिशूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बहन ने कहा कि लॉलीपॉप महिला आरक्षण, कैसी बातें करते हैं आप लोग। आप एक तरफ कह रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सीटें दी। उत्तर प्रदेश में आज भी उतने ही मंत्री जो पिछली सरकार में थे, जबकि जीत की बहुत अधिक आई थी, लेकिन नहीं हुआ। आप जब ऐसी बातें करते हैं और जब कोई पार्टी उन महिलाओं को ये देखा ही नहीं है कौन कहां से आता है, बस उनको दिया गया कि आपको लड़ना, आप लड़िए, आगे बढ़िए, आप लोग क्यों द्व्यर्थी बातों को, बयानों को देते हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हो हास्यास्पद स्थिति, आप उनके बेटा और माँ के संबंध में बोल रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन है। बिल्कुल ठीक है, एक बार क्रम पूरा कर लेता हूँ मैं आता हूँ एक बार। सुधा जी मैं आ रहा हूँ एक बार। पदम वर्मा जी, क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, या कांग्रेस गुजरात और हिमाचल के परिदृश्य में कहीं ना कहीं वो चुनौती देने में कामयाब नहीं है, या बीजेपी को और रास्ता आसान हो रहा है अगर प्रियंका गांधी कई जिम्मेदारी संभाल रही? क्या लगता है पूरे परिदृश्य में? इसको पूरे घटनाक्रम को अभी तक देखा जाए तो ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल और गुजरात को सीरियसली लिया ही नहीं है। अगर पूरी तरह मैं जो बाकी कह रहे थे ना उस पर ना करके ना, क्योंकि हिमाचल से है तो मैं आपको ये खास की वो बातें बताऊंगा या इस बात पे चर्चा करूंगा जिससे जो ये संबंध बनता है। राहुल जी की यात्रा की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता किस तरह से ये चीज हुई है, लेकिन जब जो ये मालूम था कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, देखिए अभी जो यात्रा हो रही है बढ़िया होगी, लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, नेता के साथ लोग जुड़ते है ना, लेकिन उसका लाभ मतलब दक्षिण भारत की यात्रा का लाभ अभी हिमाचल या गुजरात में तो नहीं मिलेगा। उन लोगों का तो यहाँ पर कोई ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक, तो उसके बदले क्या हुआ कि जो बागडोर जैसे अब प्रियंका जी के पास आ गई, तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्रियंका जी के पास बागडोर है तो जिम्मेदारी उन्होंने निभानी है, जो राहुल जी की जिम्मेदारी भी थी वो भी अब उन्होंने ही निभानी है। और पिछले अनुभव की मैं बात नहीं करता, कहीं पर भी हर प्रदेश की अलग अलग होती हैं, सब कुछ अलग होता है। तो हिमाचल की बात अलग है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रियंका जी का अपना घर है, मकान है, आती है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद वो हिमाचल के लोगों के बीच में अभी तक अपनी वो छाप नहीं बना पाई जो बननी चाहिए थी। जबकि इतने वर्षों से उनका छापने मकान जब बन रहा था तब से लेकर अभी भी हर साल में 2-3 बार जरूर आती है, तो वो एक जो जुड़ाव होना चाहिए था, जिस तरह से वो जोड़ सकती थी, वो अभी तक नहीं आया, वो सामने नहीं आया, नजर नहीं आया। और अभी एकदम जो अब इनके पास बागडोर आई है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जो सुधा जी ने भी कही कि हर राजनेता का या सबका अपना एक टाइम जो होता है, सबका एक समय होता है, कौन किस समय क्या काम कर रहा है। आने वाले समय में नो डाउट प्रियंका जी हिमाचल में बहुत बढ़िया कर पाएंगे, लेकिन अभी का अगर हम समय देखें, अभी अगर बात करें तो अभी 10 तारीख को जैसे यहाँ पर सोलन में रैली थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है और अभी 14 तारीख को रखी है। रैलियों को देखिए, मौसम है जैसे अभी मौसम है, ये तो चलता रहेगा, सबकी रैलियां होंगी और सोलन में आने का क्या बड़ा कारण है प्रियंका गांधी के? सोलन से क्यों शुरुआत करना चाह रही हैं? हाँ, सोलन देखिए, एक तो शिमला जो लोकसभा क्षेत्र है उसका मध्यस्थ पड़ जाता है, सिरमौर जिला इसमें आता है, सोलन जिला है, शिमला जिला है, तो इसको मध्य है।
और वैसे भी इजी है, यहाँ पर गैदरिंग ज्यादा हो जाती है। शिमला में थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हैं, वहाँ पर इधर उधर से जब लोग आते हैं तो ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो उस हिसाब से और सिरमौर जो है वो किनारे में पड़ जाता है, तो शिमला वाले सिरमौर को जाना पसंद नहीं करते ज्यादा, इसलिए सोलन जो है मध्य पड़ता है, तो अच्छी शुरुआत है। मतलब सोलन की रैली कर रही है तो बहुत अच्छी। कितना असर आपको पड़ने की संभावना लग रही है कि प्रियंका गांधी इस चुनाव में कुछ असर डाल पाएंगी? हाँ, मैंने जैसे पहले भी बात की, क्योंकि वो हिमाचल में अभी तक अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाई है, हिमाचल के लोगों को अभी उस तरह से नहीं बना पाएंगी वो, क्योंकि जब भी आती हैं वो अपने घर आती हैं, व्यक्तिगत टूर पर आती हैं, तो कोई भी उनके और प्रोग्राम नहीं होते। जो यहाँ की जो संगठन भी है कांग्रेस का, वो भी उस चीज को भुनाता नहीं है। और अभी जो स्थिति चल रही है हिमाचल की, हिमाचल में जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत कमजोर हो चुका है। इनके जो अभी 3-4 जैसे उपाध्यक्ष बनाए थे, वरिष्ठ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग हर्ष महाजन भी छोड़ के चले गए। यही प्रयोग इन्होंने पंजाब में भी किया था और वहां पर कामयाब नहीं रहा। अब जो चीज चाहे कामयाब नहीं रही, उसी के पड़ोसी राज्य में दोबारा वैसा ही प्रयोग किया, तो वो कहीं ठीक नहीं रहा, और उसमें भी अभी लोग छोड़ कर चले गए हैं और बाकी भी जाने को तैयार हैं। अगर मंडी विधानसभा मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अनिल शर्मा जी, जो संदीप सुखराम जी के बेटे हैं, वो अभी भाजपा के विधायक हैं। आने वाले समय के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं भाजपा में ही रहूंगा। उनके बेटे आश्रय शर्मा, जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे पिछली बार, तो अभी उनका टिकट नहीं हुआ था, तो लेकिन अब उनका भी अगर आज का बयान देखा जाए तो उन्होंने अपने कांग्रेस के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। और अभी आज का बयान अगर उनका देखें तो भाजपा की प्रशंसा की है। अब भाजपा में आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है। तो इस तरह का परिदृश्य अभी चल रहा है जो हिमाचल की, तो यहाँ तो नहीं वो छाप छोड़ पाएंगी, बाकी जगह देखना समय अभी। सुधा जी, आगे कितनी रैलियां होती हैं, क्या लगता है सुधा जी कि हिमाचल में अब पदम जी जैसा कह रहे हैं कि वो अपने घर ही आती हैं, अब किसी का घर हो और लेकिन फिर भी जुड़ाव ना हो लोगों से, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती आपको? घर पे जाना और हमेशा 24 घंटे चुनौती समझ के राजनीति करना और जनता को भूल जाना, और उसकी वजह से जनता को क्या क्या ढूंढना पड़ रहा है, उस पे मैं आपने सुना ही होगा। मैं उस 2 लाइन को जरूर कहना चाहूंगी कि एक अमेरिका के आदमी ने कहा कि मैंने अपने देश में एक व्यक्ति की किडनी बदली तो 2 घंटे में काम धंधा ढूंढ रहा था। जापानी ने कहा कि हमने हृदय बदला और 6 घंटे में काम धंधा ढूंढ रहा था। तो भारतीय भी था, उसने कहा हमने एक आदमी बदला और पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। तो पूरा देश जो काम धंधा ढूंढ रहा है, उस काम धंधे की जो बात है, क्योंकि देश में न तो रोजगार है, न तो महंगाई पे कोई कंट्रोल है, न नियंत्रण है। तो आपने जो प्रियंका गांधी, अब जाहिर सी बात है व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, अभी थोड़ी ना है कि हम इतने बड़े अभिनेता बन जाएं कि अपने घर में जाने से 5 मिनट पहले कैमरामैन भेज दें, वो जाके पहले बैठ जाए, फिर हमारी एंट्री को फोकस करे, हम कहाँ से किस एंगल से बैठेंगे और बाकी लोगों को हटा दे। इतने बड़े हम तो अभिनेता है नहीं, प्रियंका जी इतनी बड़ी अभिनेता तो है नहीं, वो नेता है, नेत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ व्यक्तिगत अपना जीवन अलग होगा, राजनीति अलग होगी। तो इसको उससे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देश में एक परंपरा नहीं देखी है कि व्यक्तिगत जीवन में आप खाना क्या खा रहे हो, कैसे कौन खिला रहा है, कैसे जब कब जा रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो। पहले चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब तो बाकायदा इसके लिए पूरा मीडिया अपना एक चलाता है, प्रहसन चलता है। उस प्रहसन की डोर का सूत्रधार कोई और होता है। तो इसका प्रश्न, अगर जुड़ाव नहीं था तो जुड़ाव करने की कोशिश तो है, कम से कम अभिनय और जरूरी चीजों के बीच में अंतर तो है, कम से कम ये दिखावा तो नहीं है, लोगों को धोखा देने का कार्य तो नहीं हो रहा है। ठीक है शबनम जी, देखिए लगातार उनको लग रहा है कि लोगों को धोखा ही दिया जा रहा है महंगाई बेरोजगारी के नाम पर, लेकिन क्या लगता है कि हिमाचल और गुजरात अभी शायद कांग्रेस से दूर है? निश्चित तौर पे कांग्रेस से काफी दूर है, क्योंकि जिस तरीके की कांग्रेस में राजनीति को समझ इंदिरा गांधी समझा करती थी, आज वो इनके संगठन में चाहे सशक्त नेता हो या इनके छोटे कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं राजनीति को समझने में भूल कर रही हैं। क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं तो हम समाज सेवा में आते हैं। मेरी बात राजनीति के लिए आपको सुषमा स्वराज जी को सुनना चाहिए।
सुन मेरी लीजिए। बात सुन लीजिए, सुन मैंने लीजिए। आपकी बात सुनी है। तो बिल्कुल। देखिए, मैंने राजनीति आपकी में व्यक्ति कोई का ही अपना नाम लिया व्यक्तिगत इसलिए। जीवन नहीं रहता। हम आप जब से राजनीति में हैं तो हमें अगर रात के 1 बजे भी फोन आता है तो हमें निकलना पड़ता है। ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत समय है। राजनीति में और जितना बड़ा नेता, उसका व्यक्तिगत जीवन शून्य के करीब होता है, क्योंकि उसे हर समय जनता के बीच होना होता है। और जब जनता के प्रति समर्पण भाव होता है तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ, लंबे समय से राजनीति में हूँ, मैं इसे राजनीति को ऐसे ही समझती हूँ। मैंने जिन नेताओं को देखा है उनमें ये समर्पण भाव देखा है। और ये कहते हैं कि फोटोशॉप, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब 84 में हमारे इधर टीवी आया था भारत में, तो उस समय पूरे समय दूरदर्शन में इंदिरा गांधी ही छाई रहती थी। वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कैसे बैठती हैं, परिवार में अपने पोतों से कैसे खेलती हैं, हर कुछ टीवी पे दिखाया जाता था। और मैं इसे कभी भी अन्यथा नहीं लेती, क्योंकि जनता देखना चाहती है। जब कोई जनता का लीडर होता है तो जनता देखना चाहती है। सुन ली, आज मोदी एक बार सुन लीजिए। सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी, ये एक सुधा जी द्वेष सुन भाव मत लीजिए, रखिए। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। लीडर होता है। आज मोदी जी सर्वमान्य लीडर है, उनको जनता देखना चाहती है, वो क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं। और देश में ही नहीं, विश्व के बहुत से कोने में ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को देखना चाहते हैं। और जो देखना चाहते हैं चैनल वो दिखाती है, और वो दिखाती है, और हम वो पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है, हम गूगल करके भी आप देखें तो तमाम लोग मोदी जी के बारे में जानना चाहते हैं। जिस युग का जो नेता होता है उसको अपना परिधान, अपना रहन सहन, अपना खान पान जनता के तरीके करना चाहिए। शायद आप कांग्रेस की तरफदारी इस बात से कर रही है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन अलग है, पर आप इंदिरा गांधी का दौर भी याद करिए, या आज मोदी जी का दौर याद करिए। दोनों समय ये समानता देखने को मिलेगी। सर्वमान्य नेता ऐसे ही होते हैं, शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी, समर्पण शबनम भाव से जी, कार्य करते हैं। शबनम जी। और आज हमारा संगठन पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरा चुस्ती के साथ जनता के साथ जुड़ा हुआ है। जनता के हर नब्ज को जानती है और जनता के हर नहीं जानती है। तो ड्रोन से आलू नहीं गिरा रहे होते, कैसी बात कर रही हैं आप? झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमले, जनता ये बात समझने लगी है। ड्रोन से आप आलू तक उड़ा सकते हो। आप इस तरीके का उल्टा सीधा बोलिए, झूठ जुमले, नहीं, ये क्या, आप क्या ड्रोन से, क्या आप बताइए, क्या कह रहे हैं आप ड्रोन से? मैंने कहा ड्रोन से आलू तक को यहाँ से वहां कर सकते हैं। जब कहना ही कुछ है कि बस कहना ही कहना है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, तो चाहे ड्रोन से आलू कर दीजिए, चाहे आप कह दीजिए कि दूरदर्शन मात्र इंदिरा जी को दिखाता था। आप भी त्रिशूल जी का बच्ची थी। नहीं, मैं उसकी साक्षी हूँ। मुझे लगता है त्रिशूल जी से पूछिए या प्रायोगिक थे, विज्ञापन आते थे। तो आज जो मोदी जी दिन भर दिखते हैं, क्या ऐसा कभी संभव था? इतना झूठ कैसे कोई बोल लेता है? जबकि शबनम जी ने टीवी देखा होगा, प्रायोजित कार्यक्रम, समाचार कब आएगा, कृषि के कार्यक्रम। अरे सुन लीजिए, शबनम जी कुछ कहना चाह रही है। विज्ञापन 5 सेकंड। शबनम जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए एक बार। शबनम जी कुछ कहना चाह रही। शबनम जी क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है जिन बातों को मैंने बोला, या तो इन्होंने टीवी उस वक्त नहीं देखा होगा, या ये जानकारी राजनीतिक तौर पे नहीं रखती होंगी। अगर वो वीडियोस भी निकाल ले तो उन्हें तमाम वीडियोस मिलेंगे जिसमें केवल इंदिरा गांधी के सिवा विपक्ष के कोई नेता नहीं दिखते थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, पर आज विपक्ष के तमाम नेता दिखते हैं और सामान्य नेता यशस्वी। नहीं, देखिए, सुनिए भाई, सुनिए। शबनम जी उस समय तो विपक्ष के नेताओं को विदेश तक भेजा जाता था और वहां भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और भारत की बात को रखने के लिए एक नेता को भेजा गया। उसके अलावा आप बताइए, नहीं, उसके अलावा आप बताइए कि अगर गोधरा कांड हुआ तो भाई चलो आप समझिए आप भाई, समझिए। एक को भेजा, आप हर नेताओं को जेल भेजा गया। आप सुनिए तो आप एक को भेजा, उस एक का नाम आपको पता है, सुधा जी को पता है, पदम जी को पता है, लेकिन आपने किसी को भेजा क्या? शबनम जी देखिए, उन्होंने आप एक को भेज दिया, आप एक का भी नाम बता सकते हैं क्या?
नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो किसी काम को करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उसको कहें, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ, एक को जेल भेजा तो तमाम और नेताओं को, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल भेजा, तमाम पत्रकारों को जेल भेजा, इमरजेंसी लगाया, हमने तो वो नहीं किया। हम उनकी तरीके का कार्य करना ही नहीं चाहते। हाँ, आप लेकिन निश्चित देखिए, देश की जनता नाराज हो और देश की बदनामी हो। लेकिन उन्होंने पत्रकारों को जेल भेजा और आपने अपने पक्ष में बोलने के लिए मजबूर कर दिया। बात तो दोनों एक ही जैसी है ना। जो देखिए, कोई किसी को मजबूर नहीं करता। आप अगर अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करते तो ये आपकी गलती है। ये किसी के नहीं। मुलायम सिंह यादव जी पत्रकारों को बहुत कुछ दिया करते थे, गिफ्ट, लाखों के गिफ्ट दिया, गाड़ी दिया करते थे, मकान दिया करते थे। इंदिरा गांधी जी के समय भी दिया जाता था। लोटियन जोन्स क्या है? लोटियन जोन्स क्या है? वो बिकते हैं तो बिक रहे हैं। देखिए, गलत आरोप सरकार पे मत लगाइए। सरकार किसी को नहीं, सरकार जितनी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में, आज जनता इसीलिए इस सरकार को अपने सरमाथे पे बैठाई है। जिस दिन जनता के बीच से जुड़ाव खत्म आपने होगी, उनको उठने लायक नहीं छोड़ा है, ऐसा सर माथे बैठा लिया कि वो उठ ही नहीं पा रही है। देखिए, ठीक है, मैं आऊंगा। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। सकारात्मक राजनीति ठीक करते है। हैं। पदम जी, क्या लगता है कि विपक्ष उतना ताकतवर नहीं है, अगर वर्तमान में जो चुनाव आ रहे हैं उनको देखा जाए, कि वो एक ऐसा सकारात्मक हमला कर सके जिसको कहीं वोटर समझ सके, नागरिक समझ सके, या राज्य के मतदाता ये जान सके कि वाकई में विपक्ष हमारे लिए वो कर सकता है जो वर्तमान का सत्ता पक्ष कर रहा है? लगता है ऐसा कुछ संभावना है? देखिए, अगर अभी, क्योंकि हम अभी सिर्फ गुजरात और कर्नाटक की बात करेंगे जहाँ पर जो अभी चुनाव आ रहे हैं, अगर तो हम इन दोनों राज्यों के संदर्भ में देखें तो तब तो नहीं लगता कि हाँ, विपक्ष कुछ इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग है या कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे जो मुझे लगे कि हाँ, हम सत्ता पक्ष को छोड़ देते हैं और विपक्ष को ही अपनाते हैं। इस तरह की चीज तो नहीं आ पाई है। और उसका जो कारण है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और पिछली चर्चाओं में भी मैंने ये बात कही है कि भाजपा और कांग्रेस का जो कार्य करने की जो शैली है, जो रैलियों का जो फर्क है, वो मैं थोड़ा सा पहले भी बताया एक बड़ी चर्चा में, ऐसी बात के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उस बात को कि भाजपा कहीं जाती है, कुछ भी कार्यक्रम करती है, चाहे उनका जैसे शर्मिल जी बता रही थी कि वो कन्या प्रमुख का कार्यक्रम है, इनका त्रिदेव सम्मेलन होता है, इनकी कोई और रैली होती है, किसी भी नेता की रैली होती है, वहाँ जितने भी लोगों को वो लेकर जाते हैं, मतलब मैं तो यही कहूँगा लेकर ही जाते हैं, और हर रैली में लेकर जाते हैं, गुज्जर लोग नहीं, किसी भी पार्टी की हो, तो जो भी लोग वहाँ जाते हैं या तो उनके लोकल नेता उनको लेकर जाते हैं, तो जब वो वहाँ से वापस आते हैं अपने एरिया में, अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, तो उनके पास वहाँ पर बोलने के लिए, करने के लिए और उस वोटर को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ होता है, वो निकाला लेकर आते हैं। कांग्रेस के मामले में तो डिफरेंट है। कांग्रेस की जो भी रैली होती है या जो भी इस तरह की, एक तो इनके छोटे इस तरह के रचनात्मक कोई इस तरह के वो नहीं होते, कार्यक्रम नहीं होते, जहाँ पे जो कुछ इनके जो लोकल नेता हैं वो अपने सब कुछ लेकर आए बड़े नेताओं कि जिसको जो वो यहाँ आकर भला सके, तो वो एक कमी जरूर रही है उनके साथ, और वो चल रही है, वो पिछले काफी समय से चल रही है। मैं बहुत बार बहुत विदेश में इस बात को कह चुका हूँ और ये अभी भी देखने को मिलती है। अच्छा, पदम जी आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तो वो प्रभाव नहीं डाल पाते। तो यही एक कारण है कि विपक्ष के जो जनता है वो ये देखती है कि नहीं, विपक्ष के पास कुछ करने को तो है नहीं। अच्छा, एक बात और जो शिवाजी ने कही कि जैसे वहाँ पर यूपी में हुआ कि उन्होंने 40% के काम की बात करी तो उसको आके बीजेपी ने घुमा दिया, तो एक ये चीज है कि कुछ मुद्दे ऐसे ही हैं क्षेत्रीय लेवल के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ मुझे नहीं लगता कि वो शायद पहले से कुछ डिसाइड होता है या क्या है कि वो दोनों मुद्दों को कांग्रेस उठाती जरूर है, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं ऑलरेडी भाजपा की एजेंडे में होते हैं। तो कांग्रेस के पास अभी क्योंकि वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं उसको लागू करे, और बीजेपी इनको लागू कर देती है, लागू कर देती है तो क्रेडिट ले जाती है वो, और इनका मुद्दा खत्म हो जाता है।
ऐसा देखने में आया है। ठीक है तो पदम जी एक बात मैं जानना चाहूँगा, पिछले चुनाव में भी हिमाचल में हम और आप साथी थे और इस बार भी लगभग मिलता रहा हूँ मैं आपसे। क्या बड़ा अंतर नज़र आ रहा है हिमाचल में, अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य बात करें कि कांग्रेस को कहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर राह उतनी आसान है या आगे कठिन है, जैसा पिछली समय था कि बराबर फाइट में थी, लेकिन इस बार फाइट क्या उतनी ही है जितनी फाइट पिछली बार थी? हाँ, नहीं, अगर हम पूरी तरह से एनालिसिस करें तो आपको, क्योंकि आपने पिछले चुनाव में आप थे यहाँ पर, पूरा समय आपने लगाया है, तो देखिए उस वक्त एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था राजा वीरभद्र सिंह। तो राजा वीरभद्र सिंह जो है एक क्षेत्र नेता थे जो पूरे हिमाचल को राज करते थे और हर गांव में, हर क्षेत्र में, मतलब उनके बारे में ये कहावत अभी भी, मतलब लोग सभी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र से उनको, किसी भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से उनको खड़ा कर दिया जाए तो उनकी जीत निश्चित थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो अपने सीट छोड़कर वो अर्जी गए, अच्छे खासे माध्यम से जीते। तो ये चीजें चलती रही। तो उस वक्त राजा साहब थे और जो उस वक्त की जो सरकार थी वो भी उससे पहले कांग्रेस की थी। तो एक बदलाव जरूर आया, लेकिन वो जो बदलाव उस टाइम आया वो मोदी जी पे पर आया। मोदी लहर कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, उस वक्त आपने सब कुछ देखा ही है। तो उस वक्त तो सांसद की टक्कर थी, उसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस का थोड़ा सा जो उस वक्त काफी ऊंचा था। और अभी की अगर परिस्थितियां देखें तो अभी बीजेपी के पास 5 साल के कार्य में लेखा जो है, उनके पास वो कार्यकर्ता है जो उनकी बूथ लोगों को ये चीज बताते हैं कि कैडर बोल रहे वो तो वही है 35% के बीच में दोनों पार्टियों का। ठीक है, उसके बाद जो फ्लक्चुअल वोट है ना, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जिताता तो हमेशा वो कैडर को जिताता नहीं है, कैडर तो वही का वही है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। सुधा जी, देखिए गुजरात को आप देखेंगे तो शायद वहाँ कांग्रेस से ज़्यादा चुनौती बीजेपी को आम आदमी पार्टी दे रही है। ऐसे में कांग्रेस को वहाँ बड़ा जन समर्थन मिला था पिछली बार भी। क्या लगता है कि वहाँ आप दिख नहीं रहे हैं कहीं भी और वहाँ पे बड़ा प्रभाव आप दिखाने में अभी तक कामयाब नहीं हैं, तो कैसे लगता है कि लोग आपको विकल्प के रूप में चुनेंगे? जी त्रिशूल जी, अगर मैं कुछ पत्रकारों और उनकी पत्रकारिता के जो चैनल्स हैं उनको छोड़ दूं, तो आप मुझे ही बताएं, क्या आपको लगता है कि नहीं, हम जैसों को भी नहीं दिख रहा ना भाई। देखिए सुधा जी, बुरा ना मानिएगा। नहीं, बुरा नहीं, बिल्कुल नहीं त्रिशूल जी, तभी मैं आपसे प्रश्न कर पा रही हूँ, क्योंकि उनसे प्रश्न करने का वो मौका भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ और करना है ना। मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर मान लीजिए माननीय मोदी जी या कोई भी भाजपा का नेता कहीं से निकलता है, तो उसके निकलने से पहले से लेके उसके वहां पहुंचने के बाद, उसके बाद लोगों के रिएक्शन से जो न्यूज चलाई जाती है, जो न्यूज चलती है लोगों तक पहुंचने के लिए, क्या कांग्रेस के उन समाचारों को लगाया जाता है, क्या किया जाता है? इसका उत्तर आपके पास बहुत अच्छे से है, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, शबनम बहन भी जानती है। नहीं, हमें देखिए, मैं आपको बताऊं, उतना असरकारक नहीं है आप गुजरात में जितना आम आदमी पार्टी हमला कर रही है। देखिए उनको भी दिखाया जा रहा है ना। उन्होंने आरोप, आप समझिए, उन्होंने आरोप लगाया, भाई सुनिए सुधा जी सुन लीजिए, उन्होंने आरोप लगाया मीडिया के ऊपर, वो भी दिखाया गया पूरे देश में। जो अरविंद केजरीवाल ने वहाँ रैली में कहा वो भी दिखाया गया। क्या नहीं दिखाया गया? उसके बाद वो ट्रेड यूनियन वाले दिल्ली आके खाना खाते, वो भी दिखाया गया। और उसके बाद वो बीजेपी की रैली में चले जाते, वो भी दिखाया गया। दिखाया सब जा रहा है, लेकिन लड़ाई आपको पुरजोर करनी होगी। और सुन तो लीजिए भाई, कुश्ती है, आप उस लड़ाई को पुरजोर नहीं कर पा रहे, गुजरात में भी नहीं हो पा रही है। नहीं, देखिए मैं इस बात को इसलिए मैं आपका सुझाव मान सकती हूँ, लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप आज जिस पद पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप उस पद पे आसीन हैं, तो आप अपने प्रश्नों को जिस तरह से रख पाएंगे, आपका जो प्रतिद्वंदी होगा, अगर वो पद पे नहीं होगा, क्या वो कर पाएगा? क्या वो बात इस तरह रख पाएगा? आप भी जानते हैं कि कुछ मजबूरियां होती हैं पद पे या सरकार में न रहने का। मैं आपको सुनिए, मैं आपको बताता हूँ पिछली बार क्या हुआ था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा भरने जा रहे थे। पर्चा भरा था उन्होंने, कुछ ऐसा मामला था। मैं उस समय गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ही था
वहाँ मुझे 4 आदमी नहीं दिखे, 4 आदमी, जबकि उस समय चुनाव हो रहा था और बड़ी मुश्किल से बमुश्किल इतना बड़ा समर्थन आपको मिला, इतने विधायक आपके जीत के आए, बावजूद इसके कई चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पे संगठित नहीं दिख रही थी। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वहाँ प्रभारी थे, तब वो प्रभारी बन के आए, तब उन्होंने कुछ सक्रियता वहाँ पे दिखाई। बाकी गुजरात में स्थानीय स्तर पर वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी। सुधा जी, आपको मानना होगा इस बात को, क्योंकि ये मैंने आंखों से देखा है। त्रिशूल जी, देखिए हमारे संगठन के मैं आ रहा हूँ, शबनम जी आप ही के पास आ रहा हूँ। बखूबी इस बात को कबूला है कि अगर हम जीत नहीं पा रहे हैं तो कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें दूर करने की जरूरत है। और हमारे अलग आप अगर देखेंगे तो संगठन के उच्च अधिकारी इस बात को मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो नैतिकता और शुचिता की बात राजनीति में होती थी वो दूर नहीं होती। लोग कुछ लालच में पदों को छोड़ के नहीं जा रहे होते। इस तरह से जो टूटना होता है ये नहीं हो रहा होता। इसको आप और मैं या कोई इस बात को नकार नहीं सकता है। ये तो आपके संस्कार, संगठनिक संस्कारों पर चुनौती है ना। इनमें बीजेपी का क्या दोष है? इस बात को नहीं, देखिए बीजेपी का दोष नहीं है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आप 1 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, मैं शबनम जी आप ही के पास आ रहा हूँ, बस आप ही के पास आ रहा हूँ जी। कोई छीनने को तैयार है तो आपका परिवार भी तो है ना, तो आप अपना परिवार बिकने नहीं देंगे, परिवार को आप संकट में नहीं डालेंगे। तो लोग उस संकट से बचने के लिए कि कैसे सरकार आप पे प्रेशराइज कर सकती है। तानाशाही है, तानाशाही बस दिख नहीं रही है। लोगों को भय दिखा के, लोगों को डर दिखा के जिस तरह से आक्रांत कर देते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, आप त्रिशूल जी जिस तरह के पत्रकार है, आप बात को बखूबी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो लोकतंत्र नहीं था। वो डरा के एनी हाउ कि ये लोग ईडी और उसके भय से डर जाएं और एक गुट बन जाए और लोग वहां पहुंच जाएं। नहीं, ये सीखे कहाँ से? सीखे कहाँ से भाई? देखिए सीखे कहाँ से नहीं होता आप ही से सीखे, जिस काम को ही करने के लिए बिल्कुल आप ही से सीखे। ये हमसे कोई सीख के नहीं आता है, वो व्यक्ति के अंदर कोई होते हैं, कोई सीखता किसी से नहीं है। शबनम जी, होता तो ये शबनम जी कहाँ से सीखे हैं आप, बताइए जरा। मैं आ रहा हूँ, शबनम जी कहाँ से सीखे हैं आप? देखिए इसका जवाब तो आपने पहले ही दे दिया है और वही जवाब मेरा भी है, लेकिन मैं करूंगी। मैंने बहुत शांति से सुना है, आप भी इसको सुन लीजिए। अब सबसे बड़ी बात सुधा जी, अगर पार्टी टूटती है तो भाजपा की वजह से। ये विपक्ष में कुछ नहीं कर पाते तो भाजपा सत्ता में इसलिए ये नहीं कर पाते। ये जो एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वही बात है। हम भी विपक्ष में थे और नहीं, ये नहीं है कहावत। सुनिए शबनम जी कहावत गलत आप कह रही हैं। घर को लगाई आग घर के चिराग ने, ये कहिए आप। नहीं, मैं बताती हूँ इससे क्या है। सुधा जी देखिए, मैं आऊंगा। सुधा जी एक बार जवाब सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपने बहुत कुछ बोल दिया लेकिन मैं चुपचाप सुनती रही। अब सुन लीजिए सुधा जी, और यही सुनने की अगर रहेगी तो आपको और मुझे कुछ ज्ञान होगा। ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बात को मैं समझती हूँ कि संगठन के बगैर आप पदयात्रा कर लीजिए, सम्मेलन कर लीजिए, आप देश विदेश दौड़ लीजिए, आप नकारात्मक जितनी राजनीति है वो कर लीजिए, सब शून्य है। संगठन कहीं है नहीं और कोई बड़ा नेता है नहीं। 25 साल का युवा से लेके 60 साल के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। विपक्ष में हम भी थे, सत्ता में आप लोग थे, हम लोग भी विपक्ष में थे। आप लंबे समय से सत्ता में थे, लेकिन विपक्ष में जिस संघर्ष के साथ हम सत्ता में आए हैं और सत्ता में रह के बरकरार रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली ऐसी है, जनता के जन भावनाओं को के मुद्दे को हम पकड़ते हैं, छूते हैं, उसका समाधान करते हैं और हम संघर्ष करते हैं, जनता में विश्वास बनाते हैं। अगर राहुल जी पदयात्रा में निकले हैं, मोदी जी को और भाजपा को गाली देने के सिवाय जनभावना के मुद्दे को वो छूते तो जनता समझती, पर उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। आप कांग्रेस के आज किसी भी नेता से चैनल पे हो या धरातल पे हो बात करिए, एक ही बात है कि मोदी जी तानाशाह, पर जनता तो समझ रही है लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जनता तो समझ रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की भावनाओं को सरकार समझती है और उस पर वो अपनी जन कल्याणकारी योजना
मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ हमारी रहा बातें करने से कोई सरकार में आ जाए और सत्ता में आ जाए और जनता से वोट पा ले, ये समय चला गया। जनता, इंटरनेट का समय है, जनता हर कुछ पता करती है। आपके और हमारे बोलने से नहीं होता, वो तथ्यों को देखती है। अगर वो लाभान्वित होती है तो उनके द्वार तक वो लाभ जाता है, तब वो हमारे साथ जुड़ती है। अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है, अगर उन्हें विकास मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और जिस तीव्रता के साथ, मैं ये नहीं कहती कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी थी कि 70 साल तक लोगों को घर में बिजली नहीं मिला। और आज दुख के साथ ये कहती हूँ कि हमारी सरकार को बिजली भी पहुंचाना पड़ा, शौचालय देना पड़ा, बैंकिंग सिस्टम लंबे समय से रहा, हमें आज बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना पड़ा जनधन योजना से करोड़ों लोगों को। अगर आज हम आयुष्मान भारत, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। 1.5 लाख लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत का उन्होंने लाभ लिया है। वो जनता कहाँ जाएगी, वो परिवार कहाँ जाएगा? हमारे साथ जाएगा, ना कि मोदी जी को गाली देने वालों के पास जाएगा। तो इन्हें समझना होगा इनके पास नेता कौन है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। बिल्कुल, उसके बाद ना प्रदेश के नेता। ठीक है भाई, ठीक है। मैं पदम जी आपके पास आऊंगा, छोटा सा जवाब ले लेता हूँ सुधा जी। और ठेकरा फोड़ते हैं भाजपा। पदम जी मैं आपके पास आऊंगा, छोटा जवाब लेता हूँ। सुधा जी छोटा सा जवाब। जी बस इतना पूछना है भाजपा के हमारी प्रवक्ता बहन से, कितने बिजली घर बनवाए रिपैकेजिंग करके? हर एक प्रोग्राम को रिपैकेजिंग करके प्रस्तुत करने वाले हर प्रोग्राम में आपके अपने प्रोग्राम कौन से थे? इसका उत्तर दे दीजिए। कितने बिजली घर, कितने स्वास्थ्य सेवाओं का आपने शुरू किया? कौन सी वो योजनाएं थी पहले नहीं चल रही थी, आपने नया शुरू किया? अगर इसका उत्तर आपके पास तो मैं मान जाऊंगी कि कांग्रेस के समय में किए गए काम बहुत मंथर गति से थे और आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश में भी जनता दी है, देश में भी जनता दे रही है। ये रिपोर्ट कार्ड आप और हम नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। पदम जी क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी उस रणनीति को कहीं कारगर कर पाएंगी जिस रणनीति की आवश्यकता कांग्रेस को है, एक विकल्प के रूप में उभरने के लिए? बिल्कुल, मैं अभी भी यही कहने लगा था कि हम चर्चा के विषय से भटक रहे हैं। तो अगर वैसे देखा जाए, अगर तो पिछला रिकॉर्ड देखें तब तो कहीं पर कोई छाप नहीं छोड़ी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे राहुल जी की जो बात थी, अभी प्रियंका जी की बात से मैं बाद में आऊंगा, मैं पिछली बार अभी ये बात कहना रहेगी थी मुझसे। मैं ये कह रहा था कि जो भी प्रोग्राम बनाने वाले लोग होते हैं किसी भी पार्टी के, वो एक विजन के साथ प्रोग्राम बनाते हैं। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो यात्रा करनी थी, अगर उसको कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ आने के बजाय अगर यहाँ से उसको शुरू किया जाता, अगर उसको आप हिमाचल से गुजरात की तरफ, अगर किन्नौर से लेकर द्वारका तक की यात्रा करते, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस बहुत ज्यादा गेन करती। आप खुद त्रिशूल जी यहाँ हर क्षेत्र में घूमे हुए, ये जब माहौल मालूम था कि अभी चुनाव का समय आने आ रहा है, ये पूरे उत्तर भारत के उत्तर क्षेत्र का मीडिया आपके साथ होता, जगह जगह लोग आपसे मिलते, यहाँ के लोग, हिमाचल के लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी दक्षिण भारत की यात्रा से यहाँ के चुनावों पर कोई असर राहुल जी का नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात आते हैं प्रियंका गांधी वाली बात को, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रियंका गांधी जी अच्छी लीडर हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी उनका वो टाइम जोन नहीं आया, वो समय नहीं आया जैसे सुधा जी कह रही थी। तो अभी यहाँ के लिए खासतौर से हिमाचल में अभी उनको बहुत कुछ करना बाकी है। अभी यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से आना बहुत जरूरी है उनका। और मैं शबनम जी का इसमें समर्थन करूंगा इस बात पे कि जो भी नेता होता है वो किसी समाज सेवा के लिए आता है, तो वो एक जो और समाज के एक छोटे से छोटे लेवल के लोगों के लिए वो चीज होनी चाहिए कि हाँ उसको मालूम हो कि हाँ ये मेरा नेता है। वो जब भी घर आती है तो वो, जैसे हम कहते हैं कि जैसे पहले जो राजा वीरभद्र सिंह जी की हम बात करते थे कांग्रेस में, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते कि कोई भी उनके घर पर आए तो वो उनसे मिले, उनसे बातचीत करे। ये चीज जो है, ये कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक कांग्रेस इस कल्चर में दोबारा नहीं आती है तब तक ये संभव नहीं है। और हिमाचल में अभी वो स्थितियां नहीं है। अभी कांग्रेस आपस में अपने ही मेड़बूम में अपने से जूझ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
और जहाँ तक आपने आपकी बात की थी, आप पार्टी का हिमाचल में तो ऐसा अभी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ अगर हम ये कहें कि आप अपने आप को सरेंडर कर चुकी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर आपका कोई अभी ऐसा रोल नहीं है। और हाँ, में हो सकता है वहाँ पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया उस चीज को। यहाँ पर हालांकि वो गारंटीज लेकर आए कि हाँ हम गारंटियां देंगे, तो जो आपकी गारंटियां चल रही थी, आप एक गारंटी लेकर आए कि हम एक क्षेत्र में एक रैली करेंगे, वहाँ पर एक गारंटी देंगे, दूसरे क्षेत्र में दूसरी रैली करेंगे, दूसरी गारंटी देंगे। उनका ये वाला एजेंडा लीक हो गया। और हिमाचल में कांग्रेस ने एक ही बारी में क्या कर दिया, कांग्रेस की 10 गारंटियां करके उन्होंने अपना विजन लॉन्च कर दिया। उनकी 10 गारंटियां जब तक पब्लिश हुई तब तक आप वाले 3 गारंटियों के लिए अपनी रैलियां कर चुके थे, जिसमें केजरीवाल जी खुद आए, भगवंत मान जी आए। तो ये सारी चीजें चल रही। तो इस परिदृश्य को अगर देखा जाए तो आप और कांग्रेस लड़ रही है आपस में, बीजेपी अपने नाम चुपचाप करी जा रही है। तो अभी अगर हिमाचल में देखें तो इनके सारे सम्मेलन हो चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा मोदी जी की एक रैली हो चुकी है, और शायद अभी 14-15 तारीख के आसपास जब तक जो प्रियंका जी की रैली होनी है तब तक एक और रैली मोदी जी की हिमाचल में प्रस्तावित है। और जो 10 तारीख का इनका सोलन का था, हो सकता है 10 या 11 तारीख को अभी नड्डा जी की एक रैली हो जाए यहाँ पर। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो उस दृश्य से भी अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत आगे चल रही है और कांग्रेस उसमें पिछड़ रही है। ठीक है सुधा जी, देखिए वो रणनीतिक विकल्प के रूप में उभरने में दोनों ही राज्यों में अभी बहुत ताकत और पुरजोर ताकत लगानी होगी, ये एक सत्य है वर्तमान का। जी, और पूरा संगठन उसी सत्य को पाने के लिए पूर्णतः संघर्षरत है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जिस तरह से हमारे बीच में जो युवा साथी हैं, जो लोग लगे हुए हैं, संगठन के लोग लगे हुए हैं, हम सत्यता से जनता को जरूर जोड़ पाएंगे। और जो आज के जीवन की सबसे जरूरी चीज है जिसको दूर किया जा रहा है, जब हमारे प्रधानमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब बोलते थे कि रुपया जब गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, और आज जब रुपए का आप 80 रुपए से अधिक देख रहे हैं, 82 रुपए देख रहे हैं, 82 के ऊपर पहुंच गया है, तब हम जनता को बताना है कि काला धन के नाम पे, रुपए को इज्जत से जोड़ने के नाम पे, बेरोजगारी बेकारी के नाम पे जो जनता को गुमराह किया गया है, वो सत्यता कहाँ पे। 8 साल हो चुके हैं, लेकिन सत्यता नहीं, बस जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ धोखा, और जनता को सिर्फ बरगलाना हो रहा है। उससे हम उसको जोड़ पाएंगे। और जरूर जब संघर्ष किया जाता है उसका परिणाम अच्छा होता है। हो सकता है समय लग रहा हो, लेकिन उससे किसी के परिंदे जब उड़ान भरते हैं तो उन्हें पता नहीं था कि अंतरिक्ष में उन्हें कहाँ तक जाना है। आकाश पार करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं, अंतरिक्ष से आगे जाते हैं तो उड़ते जरूर हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो उड़ान हमारी जितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन परिणाम तक हम पहुंचेंगे, हमें पूर्ण उम्मीद है। और यही जज्बा हर कांग्रेसी का है। ठीक है शबनम जी, क्या लग रहा है आपको, यही आपके लिए आसानी है जो उनके लिए दुविधा है? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है और कटे पतंग की तरफ कांग्रेस है, क्योंकि उसकी जो डोर है वो नीचे धरातल पर नहीं है, वो बस ऊपर आसमान में उड़ रही है और उसका नीचे गिरना तय है। क्योंकि जिस भ्रम में है, आज 60 साल कांग्रेस में रहने के बाद तो कांग्रेस छोड़ जा रही है, 25 साल का युवा कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। तो इन्हें पता रहना चाहिए कि आकर क्यों हम जन भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं और भाजपा पे जुमले 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 बोल के खुद ये जुमले बन के रह गए हैं। इन्हें जुमले बनने से अपने को बचाना होगा, क्योंकि यही नकारात्मक राजनीति हिमाचल और गुजरात भी इनके हाथों से लेके जा रहा है। माफी वीरों की जो तादाद बढ़ रही है वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगी। तो माफी वीर बढ़ते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे और जनता समझती रहेगी। पदम जी, इसका मतलब है कि प्रियंका गांधी को स्थानीय जो नेतृत्व है उससे बहुत गहरे तरीके से समन्वय करना होगा, तब जाके ये चीज़ें आसान होगी। बिल्कुल, राजनेता के मामले में ये माना जाता है कि राजनेता का जादू चलना चाहिए, वो जादू नहीं चलता। ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। पदम वर्मा जी, सुधा मिश्रा जी, शबनम पांडे जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस उस रणनीतिक विकल्प की तरह नहीं उभर पा रही है जिससे उसे उभरना है और उभरना है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी का किरदार कितना सशक्त होगा और क्या वाकई में
गुजरात और हिमाचल में वो एक रणनीतिक विकल्प के रूप में कांग्रेस को उभारने में कामयाब होंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।